गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, बात करें अगर हम द हिंदू के फ्रंट पेज की, तो यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे कि महाराष्ट्र के अंदर जो महायुति अलायंस थी, बेसिकली आपके जो भारतीय जनता पार्टी और साथ ही साथ जो शिवसेना और एनसीपी, उन्होंने बहुत ही मैसिव मेजॉरिटी यहाँ पे हमें देखने को मिली है। फाइनली चीफ मिनिस्टर कौन होगा, वो आने वाले दिनों के अंदर हमें इसका फैसला देखने को मिलेगा। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें झारखंड की, तो झारखंड के अंदर आप नोटिस कर पाओगे कि जो हेमंत सोरेन जी की पार्टी है जेएमएम, और साथ साथ जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, उन्होंने भी यहाँ पे मेजोरिटी प्राप्त करी है झारखंड के अंदर। एंड झारखंड के अंदर जो हेमंत सोरेन जी हैं, वही यहाँ पर चीफ मिनिस्टर बनेंगे 28 नवंबर को। तो दोस्तों, डेट है आज की 25 नवंबर 2024 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। पहला जो हमें टॉपिक अंडरस्टैंड करना है ना, वो अंडरस्टैंड करना है दो टेक्नोलॉजीज के बारे में। एक है आपकी बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी एंड दूसरा है रीसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम। दरअसल में क्या हुआ है, भारत के एक्वाकल्चर सिस्टम के अंदर ना, ये दोनों टेक्नोलॉजीज का काफी बड़े लेवल के ऊपर हमें अडॉप्शन देखने को मिल रहा है। तो दोनों टेक्नोलॉजी को जरा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये है क्या। देखो, यहाँ पर ना आप एक तरह से एक टैंक देख सकते हो, है ना। ये पानी का टैंक है, पर इसमें ना हम मछलियां उगा रहे हैं, फिशेस। ठीक है। अब होता क्या है कि हम जब इस पर्टिकुलर टैंक में अंदर जो भी पानी होगा, उसमें मछलियां इस तरह से आपको देखने को मिलेंगी, राइट। अब जो फिशेस को अलग अलग चीजें हम फीड करते हैं, दरअसल में जो फीड करते हैं ना, वो जो डाइट होती है, वो प्रोटीन रिच हम फीड उनको यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं अपनी मछलियों को, राइट। अब ये जो चीजें हमने प्रोवाइड करी, इनका जो भी फीड का वेस्ट बचेगा, प्लस एट द सेम टाइम जो फिश अपना जो फीकल मैटर होगा, वो भी इसी पानी के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा, राइट। अब इससे दिक्कत पता क्या आती है, ये जो आपका फीड वेस्ट हुआ और जो आपका ऑर्गेनिक रेसिड्यू हुआ, इससे कहीं ना कुछ टॉक्सिक गैसेस यहाँ पे बनने लग जाती हैं। जैसे कि सर, जैसे कि आपका अमोनिया। ठीक है। अब जरूरत क्या होती है कि ये अमोनिया कहीं ना कहीं खत्म हो, इसको हम यहाँ पे रिमूव करें। अब यहाँ पर क्या किया जाता है ना, ऐसे टाइम के ऊपर यहाँ पर एक कार्बन सोर्स को ऐड किया जाता है, ताकि इस कार्बन सोर्स के माध्यम से जो बैक्टीरिया है, वो यहाँ पे ग्रो कर पाए। बैक्टीरिया के लिए ना एक प्रॉपर कंडीशन यहाँ पे बनाई जाती है। मान लो चलो बैक्टीरिया भी आ गए, फिर क्या हुआ, इस बैक्टीरिया के आने से फायदा ये हुआ कि इससे बनता है क्या, फ्लॉक। और ये जो फ्लॉक होगा, ये क्या करेगा, ये दरअसल में ना ये जो सारा नाइट्रोजनस वेस्ट था, इसको कहीं ना कहीं असिमिलेट कर देगा। उससे क्या होगा, उससे पानी की क्वालिटी जो होगी वो इंप्रूव हो जाएगी। प्लस एट द सेम टाइम ये जो फ्लॉक था जो बैक्टीरिया के माध्यम से बना, इस फ्लॉक को क्या करेंगे, ये जो फिशेस हैं ये फ्लॉक को खाएंगी। एंड अकॉर्डिंगली ये जो फ्लॉक था, ये क्या था, दिस इज नथिंग बट प्रोटीन रिच बैक्टीरिया। आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट। तो हुआ क्या, एक तो पानी साफ हो गया, आपका ये जो सारे जो अमोनिया वगैरह थे, जो भी इस तरह की टॉक्सिक गैसेस थी, वो खत्म हो चुकी हैं। प्लस एट द सेम टाइम जो फिशेस को, उनको एक तरह से खाना भी मिल गया। तो यानी कि इससे क्या बचेगा, इससे कहीं ना कहीं जो फिश फीड कॉस्ट थी ना, वो भी हमें कम देखने को मिल जाएगी। तो ये जो टेक्नोलॉजी मैंने आपको समझाई, इसको हम बोलते हैं बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी। थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं, कंटेंट भी पढ़ लेते हैं, बाकी तो हमने अंडरस्टैंड कर ही लिया। ये एक सस्टेनेबल एक्वाकल्चर टेक्निक है, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे मैंने बताया ना आपको, बैक्टीरिया का हम इस्तेमाल करते हैं, जिसके माध्यम से आप वेस्ट प्रोडक्ट्स को न्यूट्रिएंट्स के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। मैंने आपको एक्सप्लेन किया ना कि कैसे जो आपका फीकल मैटर था, जो आपका फीड वेस्ट था, आपका और ऑर्गेनिक रेसिड्यू था, उसको एक तरह से कन्वर्ट किया जाता है। तो बायोफ्लॉक होता क्या है, दिस इज नथिंग बट अ प्रोटीन रिच लाइव फीड, जो कि फॉर्म कैसे हुई है, जो अनयूज्ड फीड थी या जो एक्सक्रीटा था, राइट, उसके ऊपर कहीं ना कहीं उसको कन्वर्ट करके हमने ये चीज बनाई है। इसके अलावा अगर हम बात करें, तो ये बेनिफिशियल बैक्टीरिया, जिसको हम फ्लॉक के नाम से जाते हैं, वो कन्वर्ट करते हैं ऑर्गेनिक वेस्ट को इनटू माइक्रोबियल बायोमास फॉर द फिश कंजम्पशन। एंड इसमें एक्वायर एरेशन सिस्टम फॉर ऑक्सीजन लेवल, इसको रिक्वायरमेंट होती है। एंड मैकेनिकल फिल्ट्रेशन यहाँ पे की जाती है, ताकि पानी की क्वालिटी यहाँ पे बनी रह पाए। इससे फायदा यही है कि आपके केमिकल्स हो गया, एंटीबायोटिक्स हो गया, उसकी जरूरत नहीं पड़ती। कहीं ना कहीं ये अपने आप में लंबे समय के अंदर क्या हो सकता है, फायदेमंद हो सकता है। हालांकि शॉर्ट टर्म के अंदर तो बहुत ज्यादा पैसा चाहिए यहाँ पे। जैसे 4 से 5 लाख की तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। उसके अलावा आपको प्रॉपर ये मेंटेन करना पड़ेगा कार्बन टू नाइट्रोजन रेशो। अगर ये कार्बन टू नाइट्रोजन रेशो नहीं मेंटेन हुआ, उससे दिक्कत क्या होगी, फिर आपके बैक्टीरिया का फॉर्मेशन नहीं होगा, आपके फ्लॉक लेवल यहाँ पे प्रॉपर मेंटेन नहीं होंगे, एंड सारा का सारा सिस्टम टूट जाएगा। उसके लिए चाहिए क्या, प्रॉपर स्किल्ड लेबर, जो कि इसको चीज को प्रॉपरली मॉनिटर कर पाए। ये है हमारी बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी। चलो ठीक है। अब दूसरा मुद्दा क्या है, दूसरा है हमारा रीसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम। अब ये क्या है, जो कि इंडिया में काफी लंबे या बड़े लेवल के ऊपर अडॉप्ट किया जा रहा है। द आंसर इज कि यहाँ पर ना क्या हो रहा है, आपके ना जो, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे आपका ये टैंक है, ये टैंक देख पा रहे हो, ठीक है। अब ये टैंक के अंदर क्या हो रहा है कि हम ना
फिशेस हो गया या फिर श्रिम्प्स हो गया, क्रैब्स हो गया, लॉबस्टर हो गया, इन सब चीज़ों को यहाँ पे रियर कर रहे हैं। कहाँ पे? टैंक्स के अंदर। एंड हम क्या कर रहे हैं, एनवायरनमेंट को ना पूरी तरह से कंट्रोल करके रखा हुआ है हमने, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, साथ में आपको रीसर्कुलेटिंग आपको सिस्टम देखने को मिल जाएंगे। क्या हो रहा है कि पानी को साफ किया जा रहा है, ठीक है। तो पानी को यहाँ पे क्लीन किया जा रहा है और पानी को क्लीन करके ना वापस इसी पानी में छोड़ दिया जा रहा है। आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? अदरवाइज क्या होता, अगर आप सारे के सारे पानी को निकालते और नया पानी ऐड करते, उससे बहुत ज्यादा दिक्कत आई। तो यहाँ पर एक तरह से आपने फिल्टर्स का इस्तेमाल कर लिया, ठीक है। और ऐसा देखा जाता है कि लगभग 90% जो पानी होता है ना, वो आप पुराना वाला ही इस्तेमाल कर पाओगे। बस पानी क्यों ऐड किया जा रहा है? सिर्फ गंदे पानी को बाहर निकालने की वजह से जो पानी कम हुआ उसके लिए, या जो एवापोरेशन हुआ उसके लिए। बाकी अदरवाइज पुराना पानी ही आप उसको रिसाइकल करके आप उसको इस्तेमाल कर रहे हो। ये है कौन सी टेक्नोलॉजी? रीसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम। तो ओनली 10% ऑफ टोटल वाटर इज रोज चाहिए होगा, बाकी 90% को आप वापस से आप रिसाइकल कर लेते हो। इससे कहीं ना कहीं क्या होता है, इससे कहीं ना कहीं फायदा ये मिलेगा कि आपको पानी बहुत ही कम इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो एक बार इसको भी अंडरस्टैंड कर लेते हैं। इट इज अ टेक्नोलॉजी दैट रिसाइकल वाटर फॉर फिश फार्मिंग इन इंडोर टैंक्स, राइट। ये फिल्टर करता है, रिसाइकल करता है पानी को यूजिंग मैकेनिकल एंड बायोलॉजिकल फिल्ट्रेशन सिस्टम। एंड इसके माध्यम से आप चीज़ें मेंटेन कर पाओगे। अच्छी खासी यहाँ पे बायोसिक्योरिटी यहाँ पे मेंटेन होती है, डिजीज का रिस्क कम रहता है, एंटीबायोटिक्स की जरूरत कम पड़ती है, ठीक है। और काफ़ी सूटेबल है ये इंडोर फार्मिंग के लिए। बट चैलेंजेस इसमें भी यही है कि देखो, एक तो इन्वेस्टमेंट अच्छी खासी चाहिए, प्लस एट द सेम टाइम अगर हम बात करें, पावर सप्लाई इसको चाहिए होती है ताकि प्रॉपरली वो जो फिल्टरिंग का प्रोसेस है वो यहाँ पर हो पाए। तो आई होप दोनों जो टेक्नोलॉजीज है ना, चाहे वो बायोफॉक टेक्नोलॉजी थी या आपका RAS यानी कि रीसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम, ये दोनों टेक्नोलॉजी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताना चाहता हूँ किसके बारे में, हमारा जो प्रीलिम्स पावर प्रेप 2025 इसके बारे में। दोस्तों दरअसल में जैसे अब प्रीलिम्स को नियरली हम देख पाएंगे कि 6 मंथ्स रह गए हैं, तो उसी पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव से ना हमारी टीम ने यहाँ पर प्रीलिम्स पावर प्रेप 2025 बैच यहाँ पे लॉन्च किया है, जिसमें आपको प्रीलिम्स क्रैश कोर्स प्लस एट द सेम टाइम रिगरस प्रैक्टिस देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आपको प्रीलिम्स स्पेसिफिक लाइव लेक्चर्स देखने को मिलेंगे, उनके बाद में रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी आपको मिल जाएंगे। उसके साथ ही साथ डेली प्रैक्टिस एंड लाइव वीडियो सॉल्यूशंस होंगे, मेंटरशिप यहाँ पे आपको प्रोवाइड करी जाएगी। एंड लास्टली आपको सेक्शनल टेस्ट देखने को मिल जाएंगे, जनरल स्टडीज के भी और CSAT के भी। तो डेफिनेटली ये जो पर्टिकुलर कोर्स है आपका, ये इंग्लिश में है एंड ये ऑनलाइन माध्यम के अंदर अवेलेबल है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने इसका लिंक दे दिया है एंड वहाँ पे जाके आप अपने इस पर्टिकुलर बैच को ज्वाइन कर सकते हो एंड अपनी प्रेपरेशन को और भी बेहतर बना सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला दोस्तों हमारा टॉपिक है आदर्श गौशाला के बारे में। देखो दरअसल में क्या हुआ है, इंडिया का पहला सेल्फ सफिशिएंट गौशाला विद कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट वो बन गया है क्या? आदर्श गौशाला, ठीक है। गौशाला तो हम समझते ही हैं, पर ये कंप्रेस्ड बायोगैस क्या है, इसको थोड़ा सा हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। देखो कंप्रेस्ड बायोगैस कुछ नहीं है, एक तरह का फ्यूल है। और ये फ्यूल बनता पता कैसे है? ये पहली बात तो आपको ध्यान में रखना है कि ये एनएरोबिक कंडीशंस के अंदर बनता है, जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होता ना, उन कंडीशंस के अंदर इस फ्यूल को बनाया जाता है। और ये जो फ्यूल है ना, ये अपने आप में क्या है, अपने आप में ये क्या है, ये काफ़ी फ्लेमेबल है, ये काफ़ी ज्वलनशील है। एंड ज्वलनशील होने की वजह से क्या होता है, इसके बहुत सारे एप्लीकेशन हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो अपने व्हीकल्स के अंदर, राइट। आप इसको खाना बनाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो, राइट। इस तरह से बहुत सारे अलग अलग पर्पसेस के लिए इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। पर ये बनता कैसे है दोस्तों? ये बनता है आपके अलग अलग तरह के ऑर्गेनिक मैटर से, जैसे फॉर एग्जांपल आपका एग्रीकल्चर रेजिड्यू, एनिमल डंग, फूड वेस्ट, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट, इन सब से ये कहीं ना कहीं आपका जो ये बायोमास के थ्रू यहाँ पे बेसिकली बनाया जाता है। और इसका नाम क्यों पड़ गया कंप्रेस्ड बायोगैस? देखो बायोगैस तो आप समझ गए, जो कहीं ना कहीं गैस जो आपके बायोमास के साथ एसोसिएटेड होती है। पर अगर आप इस बायोगैस में से, जैसे आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ठीक है ना, आपका हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया, ये सब आपकी जो इंप्योरिटीज होती है, जैसे इवन आपका मॉइस्चर हो गया, अगर आप इसको रिमूव करते हो ना, तो उस केस में आपकी बन जाती है कंप्रेस्ड बायोगैस, जिसको हम CBG के नाम से यहाँ पे जानते हैं। CBG इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि आप नोटिस कर पाओगे यहाँ पर जो मीथेन की आपकी मात्रा है, वो 90% से भी ऊपर आपको देखने को मिल जाएगी। दिस इज CBG। आई होप दैट इज क्लियर। ध्यान के रखना, दिस इज एनएरोबिक डाइजेशन ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टीज की अगर हम दोस्तों बात करें, तो इसकी जो क्लोरिफिक वैल्यू होती है ना, वो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी कि CNG के काफी आसपास ही होती है। क्लोरिफिक वैल्यू का मीनिंग ये होता है कि कितनी हीट एनर्जी रिलीज करी जाती है जब एक कोई फ्यूल यहाँ पे बर्न करता है। बेसिकली इट इज द एनर्जी कंटेंट पर यूनिट मास ऑफ द फ्यूल,
ठीक है, तो आपकी इसकी प्रॉपर्टीज या क्लैरिफिक वैल्यू आपको बिल्कुल सीएनजी के सिमिलर आपको देखने को मिल जाएंगी, और ये एक ग्रीन रिन्यूएबल फ्यूल की तरह यहाँ पे एक्ट करता है। एंड डेफिनेटली सीएनजी को ये रिप्लेस कर सकता है अलग अलग सेक्टर्स के अंदर, चाहे वो ऑटोमोटिव हो, आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर हो, या आपका कमर्शियल सेक्टर हो। इसके साथ ही दोस्तों बात करें, सरकार ने बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं फॉर कंप्रेस्ड बायोगैसेस। फॉर एग्जांपल हम कोशिश कर रहे हैं ब्लेंडिंग ऑफ सीबीजी। दोस्तों दरअसल में 2024 मतलब इसी साल के इंटरिम बजट में ये डिस्कस किया गया कि कैसे हम सीबीजी को ब्लेंड करेंगे किसके साथ, मतलब सीएनजी आपका जो ट्रांसपोर्टेशन हो गया, आपका पीएनजी जो डोमेस्टिक यूज के लिए होता है, उसके अंदर हम सीबीजी का भी थोड़ा बहुत इस्तेमाल यहाँ पे करेंगे, तो कहीं ना कहीं उससे क्लीन एनर्जी की तरफ हम यहाँ पर मूव कर रहे होंगे। इसके अलावा जो 2018 की नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स है, इसने भी बोला हुआ है कि कैसे एडवांस्ड बायोफ्यूल्स इंक्लूडिंग सीबीजी उसको हम यहाँ पे प्रमोट करेंगे। साथ ही साथ हमारी एक गोवर्धन स्कीम है, गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन। ये कोशिश करती है कि कैसे कैटल डंग और सॉलिड वेस्ट इसको कन्वर्ट किया जाए बायो सीएनजी, सीबीजी और कंपोस्ट के अंदर। उसके अलावा सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाती है। एक दो और स्कीम्स है, फॉर एग्जांपल आप लोगों ने सतत इनिशिएटिव के बारे में सुना होगा। सतत दरअसल में बात करता है आपका सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन। ये है सतत इनिशिएटिव आपका, राइट। अब इसके माध्यम से क्या हो रहा है, इसके माध्यम से आपका जो सीबीजी था हम उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं फ्रॉम द बायोमास वेस्ट, ठीक है। तो ये जो पर्टिकुलर है दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा अगर हम बात करें, आप लोग पीएसएल के बारे में जानते होंगे, आरबीआई प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग की बात करता है। कुछ बैंक्स के लिए 40% है, कुछ बैंक्स के लिए आपका 75% तक देखने को मिल जाएगा। तो वहां पर भी अगर आप किसी स्टार्टअप को लोन देते हो 50 करोड़ तक का फॉर सेटिंग अप सीबीजी प्लांट्स, तो वो भी प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के अंदर काउंट किया जाएगा। इसके साथ साथ आईआरईडीए बिजनेस प्लान भी आपको देखने को मिल जाएगा। दीज आर सम ऑफ द इनिशिएटिव्स जो आपको पता होने चाहिए विद रिगार्ड्स टू आपके सीबीजी, ठीक है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें, ये जो मैं बात कर रहा था, ये जो गौशाला की बात कर रहे थे, ये आपको आदर्श गौशाला ये आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिल जाती है। तो ग्वालियर के अंदर ये जो प्लांट है, ठीक है, तो ये प्रोसेस कर सकता है 100 टन ऑफ कैटल डंग डेली, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए। अब यहाँ पर ना एक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, दैट इज विंडरोव टेक्नोलॉजी। देखो ये जो वर्ड है ना, ये दरअसल में रो से बना है। रो मतलब आप जब एक पंक्ति के अंदर खड़े होते हैं, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आप कंपोस्टिंग कर रहे हो, जहां पर ऑर्गेनिक जो वेस्ट है उसको लंबी लंबी पंक्तियों के अंदर यहाँ पे पाइल अप कर दिया था, जिसको हम विंड रोज के नाम से जानते हैं। तो बस ये बात थी, बाकी अदरवाइज दिस इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगले टॉपिक पे आते हैं, दैट इज नेफिथ्रोमाइसिन, इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस एंटीबायोटिक। देखो कई बार ना हम लोग जब ऐसे खांसी वगैरह हो जाती है, जैसे मुझे तो अभी है, तो हम लोग ना कई बार एक एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है अजिथ्रोमाइसिन, है ना। काफी फ्रीक्वेंटली आप लोगों ने नोटिस भी किया होगा, डॉक्टर नॉर्मली ये प्रिस्क्राइब कर देते हैं। अब इंडिया ने पता क्या किया है, इंडिया ने पहली बार खुद की इंडिजीनियस एंटीबायोटिक यहाँ पे लॉन्च करी है, दैट इज नेफिथ्रोमाइसिन, जो कि बहुत ज्यादा मदद करेगी। अब दुनिया में जब हम बात करते हैं ना, तो एक बहुत बड़ी समस्या हमें देखने को मिल रही है, दैट इज एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। देखो कई बार ऐसा होता है कि हम एंटीबायोटिक ढंग से नहीं खाते हैं, या फिर कुछ और कारणों की वजह से, या फिर ओवर द काउंटर ड्रग्स की वजह से, है ना। जब हम अपने कोर्स को प्रॉपरली कंप्लीट नहीं करते ना, उससे क्या डेवलप होता है, एएमआर, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। तो अगली बार अगर हम दवाई खा भी रहे हैं, उसका उस पर्टिकुलर माइक्रोब के ऊपर कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा, क्योंकि वो रेजिस्टेंट हो चुका है। तो इस तरह के चैलेंजेस को टैकल करने के लिए हमारे पास अच्छे अच्छे एंटीबायोटिक्स होने चाहिए। एंड ये जो नेफिथ्रोमाइसिन को यहाँ पे बनाया गया है ना, ये इसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए यहाँ पे बनाया गया है। तो मार्केट के अंदर ये आपको मिलेगा इस पर्टिकुलर नाम से, मिकनेफ जो नाम है, ठीक है, बाय द वॉकहार्ट फार्मास्यूटिकल। तो डेवलप किसने किया है, हमारी जो डिपार्टमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी का एक डिवीजन है बायरेक के नाम से, बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल, उसने यहाँ पर इस चीज को डेवलप किया है। जैसे कि आप नोटिस कर पाओगे, तो बहुत सारी जो बैक्टीरिया रिलेटेड होती चीजें होती हैं, ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया के द्वारा जो कंडीशन है, दैट इज कम्युनिटी एक्वायर्ड बैक्टीरियल निमोनिया, उसको टैकल करने के अंदर हमारी ये मदद करेगा। अजिथ्रोमाइसिन से ये 10 गुना ज्यादा इफेक्टिव होगा, काफी कम इसके साइड इफेक्ट हैं, एंड कोई फूड के साथ इसका इंटरेक्शन भी नहीं है। प्लस जो इसका डोजेज है वो 3 दिन का आपको देखने को मिल जाएगा, राइट। तो अभी के लिए क्या है, अभी के लिए ना इसका अप्रूवल थोड़ा सा पेंडिंग है सीडीएससीओ के द्वारा, ठीक है। तो फाइनल अप्रूवल देना हुआ बचा हुआ है, बट अदरवाइज अप्रूवल मिल ही जाएगा। बट अभी तक जो देखने को मिला है, वो ये देखने को मिला कि काफी अपने आप में इफेक्टिव आपको देखने को मिल जाती है। तो इससे कहीं ना कहीं इंडिया की जो साख है दुनिया भर के अंदर, वो काफी मैसिव लेवल के ऊपर बढ़ने वाली है। थोड़ा सा ना हम एक काम करते हैं, जो सीडीएसयू है ना, दैट इज सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। बात दरअसल में ऐसी है कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर जो आपका डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस है ना, ये वही आपका इंडिया का नेशनल रेगुलेटर अथॉरिटी आपको सीडीएससीओ ही है। बेसिकली किसी नए ड्रग को अप्रूव करना हो, क्लिनिकल ट्रायल्स कंडक्ट करने हो,
या फिर ड्रग्स के लिए कुछ स्टैंडर्ड्स को ले डाउन करना हो, या फिर जो भी हम ड्रग्स दूसरे देशों से मंगा रहे हैं उनकी क्वालिटी को कंट्रोल रखना हो, ठीक है, और या फिर अलग अलग जो स्टेट्स के अंदर स्टेट ड्रग कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करना हो, वो सारे काम आपका CDSCO ही यहाँ पे देखता है, जिसके हेडक्वार्टर्स नई दिल्ली में है एंड इसको हेड किया जाता है बाय DCGI, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। आई होप ये जो सारा का सारा मुद्दा था नेफ्थ्रोमाइसिन के बारे में ये आप अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे, डिस्क्वालिफिकेशन प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट एमएलएस। देखो अभी तो जो करंट अफेयर था वो था 6 हिमाचल के एमएलएस के अगेंस्ट, ठीक है ना, तो ये मुद्दा तो उतना करंट अफेयर्स का उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, हमें थोड़ा सा इसका स्टैटिक पार्ट ही अंडरस्टैंड यहाँ पे करना होगा। देखो डिस्क्वालिफिकेशन का मतलब क्या होता है, एक ना बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं डिस्क्वालिफिकेशन और सस्पेंशन के बीच में, दोनों का अंतर अलग है। पहली बात तो जब डिस्क्वालिफिकेशन का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो कोई MP था या MLA था, उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया, व्हाट डज दिस मीन, दिस मीन्स कि उसका पार्लियामेंट से उसका मेंबरशिप ही खत्म कर दी, या फिर अगर वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में था तो वहां से उसकी मेंबरशिप खत्म हो चुकी है, उसको हटा दिया गया वहां से। सस्पेंशन पता क्या होता है कि मान लो आपने हाउस के अंदर कुछ ठीक है कुछ नारे लगा दिए, कुछ ऐसी बात बोल दी जो नहीं आपको बोलनी चाहिए थी, तो आपको हो सकता है 2 दिन के लिए या एक सेशन के लिए आपको बोला जाए कि आप अटेंड नहीं कर सकते पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग या लेजिस्लेटिव असेंबली की प्रोसीडिंग, तो वो सस्पेंशन हुआ। वहां आपको उस हाउस से ऐसा नहीं है कि आपको हाउस की मेंबरशिप खत्म होगी, नहीं, आपको बस सस्पेंड किया गया कुछ पर्टिकुलर दिनों के लिए। तो ये फर्क होता है यहाँ पे डिस्क्वालिफिकेशन और सस्पेंशन के बीच में। जब हम बात करते हैं डिस्क्वालिफिकेशन की, तो डिस्क्वालिफिकेशन का कहाँ कहाँ पे हो सकता है, तो इसकी जो बातें हैं वो आपकी संविधान के अंदर भी करी गई हैं एंड बहुत सारे हमारे पास अलग अलग लॉज भी हम यहाँ पे आगे डील करेंगे। जब हम बात करते हैं ना कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, तो आप नोटिस कर पाओगे कॉन्स्टिट्यूशन बात करता है कि मान लो किसी ने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड किया हुआ है, तब उस केस में क्या हो सकता है, उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। अगर कोई पर्सन कोर्ट के द्वारा मेंटली अनफिट डिक्लेयर कर दिया जाए, या फिर कोई दिवालिया हो जाए, एक तरह से इंसॉल्वेंट हो चुका है, या फिर किसी पर्टिकुलर पर्सन ने किसी दूसरे देश की सिटीजनशिप ले चुकी है, राइट, उस केस में उसकी जो आपकी पोजीशन थी वो चली जाएगी। इसके अलावा अगर कोई भी और पार्लियामेंट लॉ जो बात करता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर संविधान की बात करें ना, तो आप जानते होंगे 10th शेड्यूल को ऐड किया गया था बाय 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है, तो ये 10th शेड्यूल भी बात करता है, लेट से अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन ने वॉलेंट्री रिजाइन कर दिया तो वहां पर उसका डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। उसके साथ साथ अगर पार्टी का जो विप होता है, ठीक है, तो विप के इंस्ट्रक्शंस अगर नहीं मानेंगे, उसके अगेंस्ट यहाँ पे वोटिंग करी गई है, उस केस में यहाँ पे भी डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है अगर परमिशन नहीं ली थी उन्होंने पार्टी से। इसके अलावा अगर इंडिपेंडेंट कोई मेंबर इलेक्ट हुआ है और अगर वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर जाता है, तो उस केस में भी उसको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। अगर कोई ऐसा पर्सन था जो नॉमिनेटेड था, ठीक है, जैसे राष्ट्रपति नॉमिनेट करते हैं, अगर उन्होंने 6 महीने के विद इन कोई पार्टी ज्वाइन नहीं करी और 6 महीने के बाद कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं, उस केस में उनको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। तो इस केस में जो भी फैसला होता है वो लोकसभा के केस में स्पीकर हो गया और राज्यसभा केस में आपके जो चेयरमैन होते हैं वो अकॉर्डिंगली यहाँ पे डिस्क्वालीफाई के ऊपर यहाँ पे अपना फैसला सुनाते हैं एंड उनका जो डिसीजन होता है वो यहाँ पे फाइनल माना जाता है। इसके अलावा और भी कोई तरीके हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट की, ये भी बात करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो किसी को 2 साल से ज्यादा की सजा हो जाती है, ठीक है, तो उस केस में जो भी अगर जितने टाइम की भी सजा थी, ठीक है, उतने टाइम के लिए तो वो उसको डिस्क्वालीफाई किया ही जाएगा, प्लस एट द सेम टाइम 6 एडिशनल सालों के लिए भी वो यहाँ पे चुनाव नहीं लड़ सकते, तो डिस्क्वालिफिकेशन के लिए ये भी चीज है। प्लस एट द सेम टाइम कुछ ऐसा था कि मान लो कुछ करप्ट प्रैक्टिसेस के अंदर इन्वॉल्व थे ड्यूरिंग द इलेक्शंस, या फिर कुछ इलेक्शन ऑफेंसेस उन्होंने करे हैं। साथ साथ अगर हम बात करें, अगर मान लो उनको गवर्नमेंट सर्विस से डिसमिस किया गया है फॉर करप्शन या डिसलॉयल्टी उन्होंने दिखाई है स्टेट के लिए, उस केस में किया जा सकता है। या फिर 2 ग्रुप्स के बीच में एनिमिटी प्रमोट करने के लिए, या फिर ब्राइबरी सिमिलर क्राइम्स हो गया, या फिर कुछ एक ऐसे सोशल क्राइम्स जैसे अनटचेबिलिटी, डॉरी प्रैक्टिस, सती रिचुअल, इसके लिए उनको पनिश किया गया है ना, तो वो वहां पे डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। इसके साथ साथ अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने उनको मांगा है कि आपने कितना खर्चा किया और अगर आप समय के अंदर वो चीज़ नहीं प्रोवाइड कर पाए, या फिर गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, वर्क और सर्विसेज के अंदर कुछ इंटरेस्ट है, या फिर अगर हम बात करें वो किसी कंपनी के डायरेक्टर है, मैनेजिंग एजेंट है, जहां पर कम से कम 25% सरकार की शेयर होल्डिंग है, तो उस केस में उनको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। तो ये कुछ बातें थी डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में जो हमें पता होनी चाहिए। अगला दोस्तों हमारा टॉपिक है गवर्नमेंट नोटिफाइज टेलीकॉम साइबर सिक्योरिटी रूल्स। थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन ने ना 2024 रूल्स यहाँ पे बनाए हैं रिगार्डिंग टेलीकम्युनिकेशन। थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं कि आखिर ये रूल्स कहते क्या हैं। देखो पहली बात तो आप ये अंडरस्टैंड करो कि आजकल ना बहुत सारे सिक्योरिटी इंसिडेंट्स हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। आप देख रहे हो कि किस तरह से साइबर फ्रॉड बहुत सारे हो रहे हैं, प्लस एट द सेम टाइम ये भी इस तरह के जो सिक्योरिटी इंसिडेंट्स होते हैं इससे कहीं ना कहीं लोगों के ऊपर बहुत ही नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है।
तो यहाँ पर सरकार ने जो टेलीकॉम साइबर सिक्योरिटी रूल्स यहाँ पे लाई है ना, इसमें ये बताया गया है कि अगर मान लो कुछ सिक्योरिटी इंसिडेंट होता है तो आपको यहाँ पे प्रॉपर उसका डिस्क्लोजर करना पड़ेगा। प्लस एट द सेम टाइम आपको ना यहाँ पर आपको ना पहली बात तो यहाँ पे आप नोटिस कर पाओगे एक चीफ टेलीकम्युनिकेशन सिक्योरिटी ऑफिसर को अपॉइंट करना होगा। और यहाँ पर कोई भी मान लो इंसिडेंट हुआ है तो 6 घंटे के अंदर आपको बताना पड़ेगा कि इस तरह का इंसिडेंट हो चुका है। और 24 घंटे के अंदर क्या करना होगा, आपको क्लियरली बताना पड़ेगा डिटेल रिपोर्ट के साथ कि कितने यूजर्स इफेक्ट हुए इस चीज से, कितना ड्यूरेशन और कितना ज्योग्राफिकल एरिया इंपैक्ट हुआ, कौन कौन से नेटवर्क या सर्विस फंक्शनलिटी इंपैक्ट हुई है, एंड क्या हमने स्टेप्स लिए उसको ठीक करने के लिए। यानी कि 6 घंटे के अंदर आपको इन्फॉर्म करना होगा एंड 24 घंटे के अंदर आपको पूरी तरह से डिटेल्स आपको देनी होगी। उसके साथ ही साथ जो आपके इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं जिनमें IMEI नंबर होता है, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, उनको डेफिनेटली रजिस्टर करना होगा। जो भी उनकी पहली सेल होगी उससे पहले रजिस्ट्रेशन करना अपने आप में मैंडेटरी हो चुका है। प्लस एट द सेम टाइम जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या उसकी और भी ऑथराइज्ड एजेंसीज हैं वो टेलीकॉम कंपनी से ट्रैफिक डेटा भी मांग सकती हैं, ताकि पता लगता रहे कि कितना अचानक से कहीं ऐसा तो नहीं कि बहुत ज़्यादा डेटा आ चुका है आपका, जो ट्रैफिक डेटा हो गया, उससे भी एक आइडिया लगाया जा सकता है। यहाँ पर सरकार अंदर का मैसेज का कंटेंट नहीं मांगेगी, पर ट्रैफिक डेटा यहाँ पे जरूर मांग सकती है, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। अब दोस्तों बात करें कि इंडियन टेलीकॉम सेक्टर के रिगार्डिंग क्या क्या लॉज हैं। देखो पहली बात तो आप ये समझो कि टेलीकॉम मतलब क्या है। टेलीकॉम के अंदर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर इक्विपमेंट, मोबाइल जो वर्चुअल नेटवर्क ऑपरेटर हो गया, वाइट स्पेस स्पेक्ट्रम हो गया, 5G, ब्रॉडबैंड, ये सब सारे के सारे आ जाते हैं। एंड दुनिया भर की बात करें तो इंडिया की जो मार्केट है ना टेलीकॉम इंडस्ट्री, वो सेकंड लार्जेस्ट है वर्ल्ड के अंदर। पहले नंबर पे आपकी चाइना है सब्सक्राइबर बेस के मामले में, दूसरे नंबर के ऊपर 1.19 बिलियन के साथ इंडिया आपको देखने को मिल जाएगा। इंडिया में जो प्राइमरी लॉ है ना वो दरअसल में इंडियन टेलीग्राफ एक्ट ही है जो पूरे पूरे इस चीज को रेगुलेट करता है, टेलीकॉम सेक्टर को। अब आप जानते हो इसी पर्टिकुलर एक्ट के माध्यम से ना USOF बनाया गया था, यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड। हालांकि अभी रिसेंटली इसका जो नाम है वो चेंज करके डिजिटल भारत निधि यहाँ पे रखा गया है। एंड इसके माध्यम से आप नोटिस कर पाओगे कुछ ऐसे एरियाज जहां पर इंटरनेट या बाकी चीजें नहीं पहुंच पाई है, हम वो चीज पहुंचाने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। उसके अलावा इंडियन वायरलेस टेलीग्राफी एक्ट आपको देखने को मिल जाएगा। साथ साथ जो ट्राई है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसके लिए भी हमने ट्राई एक्ट यहाँ पे बनाया था, जो कि सारे के सारे अलग अलग मसले विद रिगार्ड्स टू टैरिफ रेगुलेशन यहाँ पे देखता है। लाइसेंसिंग अथॉरिटी यहाँ पे आपको सेंट्रल गवर्नमेंट देखने को मिल जाएगी। कुछ स्कीम्स भी यहाँ पे सरकार ने रन करी हैं, जैसे आपकी बहुत ही फेमस है PM वानी। जैसे आप लोगों ने पुराने टाइम के अंदर देखा होगा ना, अगर आप लोग छोटे हो तो नहीं देखा होगा पर बाकी बच्चों ने देखा होगा, STDs हो गया, PCOs होते हुआ करते थे, जहां से आप किसी को भी यहाँ पे कॉल कर सकते थे। उसी तरह से यहाँ पर ही ना इस तरह के बूथ्स आपके बनाए जाएंगे जो कि वाईफाई बूथ्स होंगे। आप कहीं पर भी जाके अपने पास के वाईफाई बूथ के अंदर जाके थोड़ा से पैसे देके आप इंटरनेट एक्सेस कर पाओगे। इसके माध्यम से रूरल एंड रिमोट एरियाज के अंदर आपकी कनेक्टिविटी बढ़ेगी। फिर भारत नेट प्रोजेक्ट है जिसके माध्यम से सारी ग्राम पंचायत को यहाँ पे ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी दी जा रही है। PLI स्कीम के अंतर्गत डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट किया जा रहा है। एंड लास्टली भारत 6G अलायंस 2023, इसके माध्यम से 6G की टेक्नोलॉजी के अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट को हम यहाँ पे प्रमोट कर रहे हैं। तो ये सब चीजें आपको यहाँ पे एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अब दोस्तों आ जाते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन है आपके रिगार्डिंग कि कैसे कैसे जो टेम्परेचर है वो हाइट के साथ क्यों डिक्रीज होता है, उसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन है। दूसरा आपका क्वेश्चन नंबर 2 है विद रिगार्ड्स टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इसका आप मुझे आंसर बता सकते हो। फिर क्वेश्चन नंबर 3 आपका रहेगा NCW के बारे में, नेशनल क्वेश्चन फॉर वुमेन। तो ये 3 क्वेश्चन है जिनका आप मुझे नीचे कमेंट्स में आंसर बताओगे, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट मतलब कौन सा आंसर का क्या क्वेश्चन का क्या आंसर है, राइट। इसके अलावा सैटरडे मैंने आपको एक होमवर्क दिया था, उस दिन हमने डिस्कशन किया था क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के बारे में। एंड मैंने आपको बहुत ही स्पेसिफिकली बताया था कि जो CRAs होते हैं ना उनको रेगुलेट किया जाता है सेबी के द्वारा, ना कि RBI के द्वारा। तो पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ पे इनकरेक्ट बन जाएगा, बाकी दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। मैंने आपको बताया भी था कि दुनिया की पॉपुलर जो कंपनीज की बात करें 2000 मूडीज, S&P एंड फिच, है ना। उस तरह से इंडिया के अंदर भी आपको क्रिसिल हो गया, इकरा हो गया, ब्रिकवर्क्स हो गया, ये सब अलग अलग आपको देखने को मिल जाएगी। तो ऑप्शन नंबर B 2 एंड 3 इज द करेक्ट आंसर। इसके साथ ही दोस्तों दूसरा मैंने आपको होमवर्क दिया था बायो जियो केमिकल साइकिल के बारे में। देखो जब हम बात करते हैं ना, आप नोटिस करोगे फॉस्फोरस साइकिल में कितना क्या होता है, जो आपके फॉस्फेट आयंस होते हैं, राइट। जब भी कभी ना कभी रॉक्स की जो लीकिंग आउट होती है बिकॉज ऑफ वेदरिंग ऑफ रॉक्स, वहां से फॉस्फेट आयंस आपके लीक करते हैं, ठीक है। एंड उस वजह से क्या होता है, वो कहीं ना कहीं वो फुल डिस्ट्रीब्यूट होना स्टार्ट हो जाता है। अगर आप यहाँ पर इस साइकिल को भी अंडरस्टैंड कर सकते हो, आप इसमें नोटिस करोगे कि जब आपकी वेदरिंग ऑफ रॉक्स हुई ना, उससे कहीं ना कहीं आपका ये पूरा का पूरा साइकिल इस तरह से रन होता है, ठीक है ना। इवन अगर हम बात करें आपका जो आपके डेट्रीवोर्स होते हैं सॉइल के अंदर, वहां पर भी जाता है, ठीक है।
तो ये सारे साइकिल्स जो है ना चारों के चारों, इनका आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। पर यहाँ पर जब उसने जैसे ही बोल दिया वेदरिंग ऑफ रॉक्स, आपको फटाफट आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए था कि यहाँ पे बात किसकी हो रही है, फॉस्फोरस की। बट अदरवाइज बाकियों के भी जो की पॉइंटर्स होते हैं ना बाकी चारों साइकिल्स के भी, उनका आपको अच्छे से आइडिया होना चाहिए, क्योंकि डेफिनेटली ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। तीसरा मैंने आपको होमवर्क दिया था विद रिगार्ड्स टू ब्राउन ड्वार्फ के बारे में। देखो जब हम बात करते हैं ना ब्राउन ड्वार्फ की, आपको ध्यान में रखना है कि जब हम बात करते हैं ब्राउन ड्वार्फ, तो प्लैनेट्स के मुकाबले इनका साइज ज्यादा होता है। पर अगर हम बात करें स्टार्स के मुकाबले, तो स्टार के मुकाबले इनका जो साइज होता है वो हमें थोड़ा कम देखने को मिल जाएगा। यानी कि दे आर मैसिव देन प्लैनेट्स, बट दे आर लेस मैसिव, मतलब नॉट एज मैसिव एज स्टार्स। ये बात आपको अंडरस्टैंड करनी चाहिए। अगर मान लो एक ब्राउन ड्वार्फ को स्टार बनना है, तो कब बनेगा, अगर उसका कोर प्रेशर इतना हाई हो जाए कि वहां पर क्या हो जाए, न्यूक्लियर फिजन नहीं, न्यूक्लियर फ्यूजन स्टार्ट हो जाए। ठीक है, अगर न्यूक्लियर फ्यूजन स्टार्ट हो जाएगी, उसके कोर के अंदर इतना प्रेशर बन जाएगा, तब एक ब्राउन ड्वार्फ स्टार बन सकता है। तो इसलिए पहला स्टेटमेंट आपका गलत है, क्योंकि ये फ्यूजन की बात होती है, ना कि फिजन की। दूसरा कह रहा है कि ये फेल्ड स्टार में इनको कहा जाता है। बिल्कुल, मैंने जैसा कहा ना कि ये ब्राउन ड्वार्फ क्या होते हैं, स्टार जितने बड़े नहीं होते, प्लैनेट से डेफिनेटली ये बड़े होते हैं। तो इसीलिए इनको फेल स्टार बोलते हैं, क्योंकि ये स्टार से लाइटर होते हैं बट हैवियर होते हैं। आपके गैस जाइंट प्लैनेट जैसे आपका जुपिटर वगैरह हो गया, उनसे आपके ये आपको हैवियर देखने को मिल जाएंगे। तो सेकंड आपका यहाँ पे करेक्ट है, पहला इनकरेक्ट था, तो सही बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, टू ओनली इज द राइट आंसर। इसके अलावा दोस्तों बात करें ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट्स की, तो यहाँ पर आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स हैं, आप बताइएगा इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। राइट, परसों मैंने आपको जो होमवर्क दिया था एक था टंगस्टन के बारे में, यहाँ पर कह रहा है कि टंगस्टन को अलग अलग चीजों में इस्तेमाल किया जा सकता है। बिल्कुल, बल्ब्स के बारे में हमने बात करी थी। दिस स्टेटमेंट इज इंडीड द करेक्ट स्टेटमेंट। विजन पोर्टल की दोस्तों बात करें तो इसके माध्यम से एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, इनोवेशन हम डेफिनेटली बढ़ाना चाहते हैं अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन, तो बिल्कुल करेक्ट है। बांदीपुर टाइगर रिजर्व की बात करें तो कर्नाटका बात सही है, तमिलनाडु हो गया, पर साथ ही साथ जो केरला है ना, इसके ट्राई जंक्शन पे आपको देखने को मिलेगा, इसीलिए स्टेटमेंट आपका यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। दोस्तों ये थी आज की डिस्कशन। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, ऑल दी वेरी बेस्ट।